Good morning, students. Welcome back to your social science class. As we were reading chapter number 20 of Civics, the Union Government, the Judiciary. In our previous video, we read about the third organ of Union Government, the Judiciary, single integrated system, independence of Judiciary, Supreme Court of India, its composition, qualifications, and powers and functions of Supreme Court. Today, let's continue with our next topic, High Court. The High Court, be it for one state or more than one state, functions under the supervision, guidance, and control of Supreme Court of India. High Court हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है या एक से ज़्यादा स्टेट्स मीन्स 2 या 3 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन, गाइडेंस और कंट्रोल के अंडर वर्क करता है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यह इंडिया के इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है जो पूरी कंट्री में एक ही है, जो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। एक से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। नाउ कंपोजिशन, द हाई कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ दूसरे जजेस होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड पॉपुलेशन। जजेस की जो अदर जजेस की संख्या होती है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। वो स्टेट की साइज़ और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the concerned state. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं या उस स्टेट के गवर्नर से भी एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं। तो जिस स्टेट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करना होता है उस स्टेट के गवर्नर से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। सिमिलरली द अदर जजेस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। इस तरह जो बाकी के दूसरे जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के चीफ जस्टिस, स्टेट के गवर्नर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो हर स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट होता है, जैसे मुंबई हाई कोर्ट, बेंगलुरु हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे हरियाणा और पंजाब का कॉमन एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो जो हाई कोर्ट होते हैं वो स्टेट की कैपिटल में होते हैं। क्वालिफिकेशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया who has been an advocate in one or more high courts for at least 10 years or holder of a judicial office in subordinate court for a period of 10 years is eligible for appointment as judge in high court. एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उस पर्सन को सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। तो इंडिया का वो सिटीजन जो एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट रह चुका है या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वहाँ पे वो जुडिशियल ऑफिस का होल्डर मीन्स वहाँ पे वो जज रह चुके होते हैं 10 साल के लिए, तो उस पर्सन को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। इमोल्यूमेंट्स, द गवर्नमेंट हैज़ सेट द सैलरी फॉर अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एट ₹2.5 लाख पर मंथ। तो कितने वेतन और भत्ते होते हैं? इंडिया की गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मंथली सैलरी 2.5 लाख डिसाइड की है, जबकि जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के जो उनकी सैलरी होती है 2.2 लाख पर मंथ। बिसाइड दिस, इसके अलावा दे आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन प्रिविलेजेस लाइक अ फ्री रेजिडेंस
ऑफिशियल कार एंड अदर अलाउंस। इसके अलावा उन्हें कुछ और भी स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। प्रिविलेजेस मीन्स स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे रहने के लिए फ्री होम दिया जाता है, ऑफिशियल कार मिलती है, और भी कुछ परमिशंस होती हैं, अलाउंस होते हैं। टेन्यूर एंड रिमूवल। कार्यकाल कितना होता है हाई कोर्ट के जज का, और उन्हें रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। ए जज में कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ 62 ईयर्स ऑफ एज। हाई कोर्ट का जज बने रहने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स तक है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड from office by the President of India in the same manner as the judges of Supreme Court through impeachment। हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट से रिमूव किया जाता है। अनलाइक द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज में practice in any high court but not before any lower court or in the same high court। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किसी और कोर्ट में वर्क नहीं कर सकते, पर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो किसी और हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। वो हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट होते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, उनमें काम नहीं कर सकते, ना ही सेम हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। मीनटू से वो किसी और हाई कोर्ट में वर्क कर सकते हैं। हाउएवर शी ही में बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपॉइंट किया जा सकता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। ए हाई कोर्ट इज़ मेनली ए कोर्ट ऑफ appeal both in civil and criminal cases brought before it against the decisions of lower courts। हाई कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को सोल्व किया जाता है। जो लोअर कोर्ट्स के द्वारा लिए हुए डिसीजंस होते हैं, इनके अगेंस्ट कोई भी केस होता है वो हाई कोर्ट के समक्ष लेके आया जा सकता है। तो मतलब अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट के डिसीजंस से सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो क्रिमिनल केस हैं या सिविल केस हैं, वो अगर सेटिस्फाई नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और ऐसे जो केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। दिस कम्स अंडर द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिडिक्शन पढ़ा था, ये अपीलिस्ट जुरिडिक्शन के अंडर आता है। अपीलिस्ट जुरिडिक्शन की पावर है हाई कोर्ट की। There are 29 states in India but only 24 हाई कोर्ट्स। इंडिया में 29, अब तो 28 हैं, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, पर 24 हाई कोर्ट्स हैं। There is common हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब के स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है। इट कवर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी कवर करता है। मतलब चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए और पंजाब के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ इट्स ओन कोर्ट। जो इंडिया की नेशनल कैपिटल है दिल्ली, ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का कोई हाई कोर्ट है। अदरवाइज़ जो बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका हाई कोर्ट कोई साथ वाले स्टेट्स में लगते हुए हाई कोर्ट ही उनके केस सॉल्व करता है। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ का जो हाई कोर्ट है वो साथ लगते स्टेट से जॉइंट होता है, कॉमन होता है। द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड। जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, disputes related to the election of an MP or MLA where interpretation of the constitution is required come under the original jurisdiction of high court। जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं, मतलब उन्हें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे होते, या फिर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन के समय पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है,
तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल रेगुलेशन की व्याख्या करने की ज़रूरत होती है, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, तो वो जो केसेस हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं। यह हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर्स हैं। द केसेस pertaining to marriage, divorce, law, wills of the deceased persons, etc. are also taken up by the High Court. Civil cases, cases related to marriage, divorce, law, जो मरने वाले पर्सन की अंतिम इच्छा होती है उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो सभी हाई कोर्ट की जो सिविल जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं। हाई कोर्ट आल्सो हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। इट कैन ट्रांसफर टू इटसेल्फ दोज केसेस वेयर substantial question of law is involved and require interpretation of the constitution. हाई कोर्ट अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट के पास भी ट्रांसफ़र कर सकता है अगर जिन केसेस में कानून का कोई सवाल होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की कोई ज़रूरत होती है, कानून के अकॉर्डिंग वर्क करने की कोई ज़रूरत होती है। ऐसे केसेस को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक्सरसाइजिंग इट्स सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द स्टेट कंसर्न फंक्शंस अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट सुपरवाइजरी कोर्ट का भी काम करता है, मीन्स जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनकी वर्किंग को चेक करता है, उनको अपने कंट्रोल के अंडर रखता है और उन्हें गाइडलाइंस देता है। तो हाई कोर्ट के पास वो सभी पावर्स होती हैं स्टेट लेवल पे जो सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। वो एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन का वर्क भी करता है, जुडिशियल रिव्यू का काम भी करता है, उसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर भी है और अपीलेट जुरिडिक्शन की पावर भी है। Like the Supreme Court of India, a High Court is also a court of record. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ऑल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स हु आर बाउंड टू फॉलो देम। दे आर साइटेड एज प्रेसिडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उसके पास पावर होती है उनको पनिश करने की जो इसकी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। ऑल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजन होते हैं आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट हु आर बाउंड टू फॉलो देम। हाई कोर्ट के सभी डिसीजन को मानना पड़ता है लोअर कोर्ट्स को, वो बाउंड होते हैं उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग वर्क करने के। दे आर साइटेड एज प्रेसिडेंट्स। उन्हें एक मिसाल कहा जाता है कि उनके लिए जो हाई कोर्ट है एक आइडियल की तरह वर्क करता है जिसके अकॉर्डिंग अदर कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स ने वर्क करना होता है। उसके बाद होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर द लोअर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो। सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे वाले लेवल के जितने भी कोर्ट होते हैं लोअर कोर्ट उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। वो उस स्टेट से जुड़े हुए हाई कोर्ट के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऐसे कोर्ट्स कौन कौन से हैं? दे आर द सिविल कोर्ट्स, criminal courts and revenue courts. Beside these lower courts, there is provision for न्याय पंचायत and लोक अदालत also. इन लोअर कोर्ट्स के अलावा हमारी कंट्री में न्याय पंचायत और लोक अदालत का भी प्रोविज़न है। Each state of India has its own system of court, but the general pattern is same. हर स्टेट का अपना कोर्ट्स का अपना सिस्टम होता है पर जो जनरल पैटर्न है वो सेम ही रहता है। सिविल कोर्ट्स
द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। जजेस ऑफ दीज कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं वो हाई कोर्ट के जज से कंसल्ट करने के बाद गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑल द सिविल मैटर्स पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, लैंड लॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट which do not originate in the high court are heard in the district court। जितने भी सिविल मैटर्स के जो केस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है, या कोई एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, डीलिंग होती है, या फिर लैंडलॉर्ड और जो किराएदार होते हैं उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जो हाई कोर्ट में डायरेक्टली दर्ज नहीं करवाए जा सकते, वो जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं। बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो देयर मे बी वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सब जजेस। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर भी वन से ज़्यादा सब जजेस के कोर्ट हो सकते हैं। सेपरेट फैमिली कोर्ट्स आर आल्सो देयर। फैमिलीज़ के सेपरेट कोर्ट भी होते हैं। दे हियर केसेस ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। जैसे वो फैमिली के डिस्प्यूट्स के केसेस को सुनते हैं, सोल्व करते हैं, जैसे डाइवोर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा के जो केसेस हैं वो फैमिली कोर्ट्स के द्वारा सुने जाते हैं। बिलो देम आर द कोर्ट्स ऑफ मुंसिफ। इसके नीचे जो कोर्ट होते हैं वो होते हैं कोर्ट्स ऑफ मुंसिफ, जो हर शहर में होता है। इसके बाद है क्रिमिनल कोर्ट्स। फॉर क्रिमिनल केसेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केसेस के लिए द हाईएस्ट कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ सेशन जज। जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन जज का होता है। बिलो दिस, इससे नीचे, देयर आर कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास। यहाँ पे जो कोर्ट होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं। इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जिन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, तो वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं उन्हें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट्स। The highest revenue court in a district is the Board of Revenue, which deals with the cases of land revenue। एक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। यह लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करता है, उनसे डीलिंग करता है। कोर्ट ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार और असिस्टेंट तहसीलदार वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर वर्क करते हैं। विच हियर्स द फाइनल अपील्स अगेंस्ट द लोअर रेवेन्यू कोर्ट। जो लोअर रेवेन्यू कोर्ट के अगेंस्ट फाइनल अपील्स को सुनते हैं। नेक्स्ट है लोक अदालत्स। इट इज़ सेड दैट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये कहा जाता है कि अगर जस्टिस लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो इसका मतलब जस्टिस को टाल दिया गया है, जस्टिस नहीं मिलेगा। सिंस द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग जस्टिस इज़ वेरी लेंथी एंड एक्सपेंसिव। क्योंकि जस्टिस प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और बहुत महंगा है। इट इज़ बिकमिंग आउट ऑफ द रीच ऑफ कॉमन मैन। तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं कि कॉमन मैन जस्टिस ले ही नहीं पाता, न्याय प्राप्त कर ही नहीं पाता। बिसाइड थाउजेंड ऑफ केसेस आर लेइंग पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स। इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे हज़ारों केस अभी तक पेंडिंग पड़े ही हैं, मतलब पेंडिंग पड़े रहते हैं। एज एन एफर्ट टू सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रोसीजर को सिंपल करने के एफर्ट्स में, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, न्याय प्राप्त करने की कॉस्ट को कम करने के लिए, टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, जल्दी से न्याय प्राप्त करवाने के लिए लोक अदालत हैव बीन सेटअप। इंडिया में लोक अदालत सेटअप की गई। इट वाज इन 1985 व्हेन द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली। 1985 में पहली लोक अदालत सेटअप की गई थी, हेल्ड की गई थी दिल्ली में। तो फर्स्ट लोक अदालत वाज सेटअप इन 1985 in Delhi. You will be surprised to know that about 150 cases were settled on the first day. आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक दिन में ही 150 केसेस को सोल्व कर दिया गया।
पहले दिन ही लोक अदालत ने 150 केसेस को सॉल्व कर दिया। लोक अदालत इज़ नॉर्मली प्रिजाइड ओवर बाय ए रिटायर्ड जज। लोक अदालत किसके द्वारा चलाई जाती है? जो एक रिटायर्ड जज होते हैं वही लोक अदालत के फैसले सुनाते हैं। द डिस्प्यूटिंग पार्टीज प्लेड देयर केसेस देमसेल्फ। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती है वो अपने केस खुद लड़ती है। मीन्स जिन दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है वो अपने केस खुद लड़ते हैं। नो एडवोकेट और प्लीडर इज अलाउड टू आर्ग्यू द केस। किसी भी एडवोकेट वकील की ज़रूरत नहीं होती केस में आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बहस करने के लिए। इवन विटनेस्ड आर नॉट एग्जामिन्ड। ना ही कोई सबूत मांगे जाते हैं, गवाह मांगे जाते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू कंप्रोमाइजेज, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ऑन द स्पॉट डिसीजन। एफर्ट्स किए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि डिस्प्यूट्स को कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए, एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए और साथ के साथ ऑन द स्पॉट उसी समय डिसीजन सुना दिए जाएं। डू यू नो द आइडिया ऑफ लोक अदालत वाज मेनली एडवोकेटेड बाय जस्टिस P.N. भगवती, ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोक अदालत का जो आइडिया है वो किसने दिया था? इंडिया के एक चीफ जस्टिस जिनका नाम P.N. भगवती है, उन्होंने दिया था। द आइडिया इज बेस्ड ऑन द एंशियंट ग्राम पंचायत वेयर द जजेस वर नोन एज पंच परमेश्वर। यह आइडिया उन्होंने इंडिया की पुरानी परंपरा के आधार पे, जहाँ पे ग्राम पंचायत होती थी और जो पंचायत है, सरपंच है, उसे परमेश्वर समझा जाता था और उसके डिसीजन को फाइनल डिसीजन समझा जाता था। उस बेस पे उन्होंने लोक अदालत का आइडिया दिया। महात्मा गांधी हैड आल्सो स्ट्रांगली प्लीज्ड द रिवाइवल ऑफ ग्राम पंचायत टू सेटल डिस्प्यूट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। महात्मा गांधी ने भी कामना की थी कि जो ग्राम पंचायत का जो आइडिया है उसे दोबारा से रिव्यू किया जाए, रीन्यू किया जाए, दोबारा से सेटअप किया जाए हमारी कंट्री में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो मनी और टाइम है वो वेस्ट ना हो। द आइडिया ऑफ लोक अदालत इज़ रियली कमेंडेबल एंड इंडीड वेरी यूज़फुल। लोक अदालत का जो आइडिया सच में एक बहुत अच्छा उचित फैसला था और यह बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। दैट्स वाई, इसी कारण से लोक अदालत आर कॉल्ड पीपल्स कोर्ट फॉर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। इस कारण से लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट कहा जाता है क्योंकि यह स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करती है। लास्ट टॉपिक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक, जन, इंटरेस्ट होता है हित, लिटिगेशन होता है याचिका, जनहित याचिका। ये क्या होती है? ये पीपल्स की हितों की रक्षा करने के लिए कोई भी मुकदमा चलाना। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया आर पुअर एंड इलिटरेट। इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो पुअर और इलिटरेट पर्सनस की है। दे कांट इवन थिंक ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस। वो सोच भी नहीं सकते कोर्ट में जाने की, जस्टिस की डिमांड करने की। जस्टिस इज़ अ रिमोट ड्रीम फॉर देम। उनके लिए न्याय प्राप्त करना एक बहुत दूर का सपना है। सो द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज डिवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कंसेप्ट को डिवाइज किया गया, शुरू किया गया। Any person from the public, whether affected or not, may write an ordinary letter or even a postcard drawing the attention of High Court or Supreme Court toward any matter of serious public importance। कोई भी पर्सन, चाहे वो उस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है या नहीं है, वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी कंप्लेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कोई लेटर लिख सकता है, साधारण सा पत्र लिख सकता है या पोस्ट कार्ड लिख सकता है, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ध्यान है वो उस सीरियस पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन में राइट अबाउट द इनएडुक्वेट एंड अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सप्लाई ऑफ अनहाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर और अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन ए पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। कोई पर्सन, उदाहरण के लिए कोई पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकता है, वो मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का होना चाहिए। जैसे किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, कॉलोनी में या रीजन में अगर ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा नहीं है, अनसेफ है, या पीपल्स को अनहाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, या बच्चों के साथ या वुमेन्स के साथ कोई बुरा व्यवहार होता है, इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान करवाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में उन्हें पत्र लिख सकता है। इफ़ कोर्ट इज़ कन्विंस्ड दैट द मैटर इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इट विल टेक अप एंड डिसाइड द केस। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है, कोर्ट को ये लगता है कि सच में ये जो मैटर है पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो वो इस मैटर को लेगा और अपना डिसीजन सुनाएगा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ नोवेल आइडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक नया आइडिया है। इट हेल्प्स द पुअर, द इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। यह पुअर पर्सनस, इलिटरेट पर्सन और जो इग्नोरेंट पर्सनस होते हैं, जिन्हें सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी हेल्प करता है। द सक्सेस स्टोरी ऑफ वेरियस PIL हैज़ इनकरेज्ड पीपल टू इनिशिएट मोर एंड मोर PILs ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। PILs की जो कामयाब कहानियाँ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इन्होंने लोगों को और ज़्यादा इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं दर्ज करवाएं पब्लिक इम्पोर्टेंट्स मैटर्स से रिलेटेड। तो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंट के जो मैटर हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा PIL दर्ज करवाएं। It seems that PIL has served the purpose for which it was devised and has proved to be a boon for the common man। ऐसा लगता है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है जिस उद्देश्य से इन्हें बनाया गया। यह कॉमन मैन के लिए एक आशीर्वाद साबित हुई है। PIL के जो डिसीजंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन्होंने पीपल्स को मोटिवेट किया है कि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स के ऊपर और ज़्यादा याचिकाएं दर्ज करवाएं, मुकदमा दर्ज करवाएं, क्योंकि PIL के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को दूर किया गया है। इट इज़ सेट राइट अ नंबर ऑफ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। PIL ने जो पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर होते हैं, जो कोई भी गलत कार्य किए जा रहे हैं इंडिविजुअल या सोसाइटी के द्वारा, उन्हें सही किया है। It has brought legal aid to millions of poor, illiterate and ignorant Indians। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता दी है करोड़ों गरीब, इलिटरेट और इग्नोरेंट इंडियंस को। तो PIL के थ्रू जो आम लोग हैं, पुअर पर्सन हैं, इलिटरेट पर्सन हैं या लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले पर्सन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा उनकी कानूनी सहायता की गई है। तो ये पुअर पीपल्स के लिए एक बून है, आशीर्वाद है। डू यू नो 2 PIL केसेस दैट चेंज्ड आवर लाइव्स आर। 2 PIL केसेस जिन्होंने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। फर्स्ट वन इज शीला बरसा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शीला बरसा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह केस Feb 15, 1983 में सोल्व किया गया था। दिस वाज हिस्टोरिकल जजमेंट। इस केस का जो जजमेंट है वो ऐतिहासिक जजमेंट बन गया। दैट डील्ड विद द इशू, जिसने उस इशू के साथ डील किया, उस इशू का निपटारा किया जिसमें शीला बरसा ने कंप्लेंट की थी ऑफ कस्टोडियल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन प्रिजन, कि जेल में बंद वुमेन्स के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दिस रिजल्टेड इन एन ऑर्डर फैसिलिटेटिंग सेपरेट पुलिस लॉकअप फॉर वुमेन कन्विक्ट इन ऑर्डर टू शील्ड दैम फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा एंड ब्रूटैलिटी। तो इसका परिणाम क्या निकला कि वुमेन्स के लिए अलग लॉकअप बनाए गए
ताकि उन्हें फ्यूचर में होने वाले डैमेज और क्रुएलिटी से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। शीला बरसा ने कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र में PIL दर्ज करवाया था कि जो लॉकअप में बंद वुमेन कन्विक्ट हैं, जो वुमेन अपराधी हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ हरासमेंट की जाती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो कोर्ट ने उस PIL के अगेंस्ट वर्क किया और उन्होंने ऑर्डर किया कि वुमेन्स के लिए सेपरेट लॉकअप बनाए जाएंगे ताकि उन्हें इस तरह के डैमेज और क्रुएलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकंड वन इज ग्रीन लिटिगेशन। 1998 में PIL by environmentalist MC Mehta was behind the court's order on CNG vehicles in Delhi. ग्रीन लिटिगेशन, हरित याचिका, यह PIL इन्वायरमेंटलिस्ट MC मेहता के द्वारा दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट ऑर्डर करे कि दिल्ली में जो पब्लिक व्हीकल हैं वो CNG व्हीकल्स चलें ताकि इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जाए। ये वातावरणवादी थे MC मेहता। उन्होंने PIL दर्ज की थी कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए कि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो CNG पर चलने वाला होना चाहिए। CNG वर्डिक्ट ऑन July 28, 1998 forced the vehicles in the capital to switch to a different fuel in order to keep a check on vehicular pollution। तो CNG वर्डिक्ट ने एक टर्निंग पॉइंट लिया जुलाई 28, 1998 को कि उन्होंने दिल्ली में जो व्हीकल्स चलाने वाले थे उनको फोर्स किया कि वो कोई और फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स का यूज करें। एट प्रेजेंट दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो CNG गैस से चलने वाला ट्रांसपोर्ट है ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो यह भी जनहित याचिका थी, लोगों की भलाई के लिए थी। जब से दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है CNG से चलने वाला यूज होने लगा है तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम हुआ है। This was all about your chapter judiciary. Now keywords of this chapter: appellate. Appellate means dealing with appeals for decision to be reserved given by lower court. अपीलिस्ट का मीन्स होता है लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के खिलाफ अपील करना और कोर्ट के द्वारा उन केसेस को सॉल्व करना, डील करना। हायरार्ची, हायरार्ची मीन्स होता है ए सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस और अथॉरिटी। हायरार्ची एक सिस्टम होता है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर या सोसाइटी को उनके स्टेटस और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रैंक दिया जाता है। लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है मुकदमा, ए लीगल प्रोसेस ऑफ रिसॉल्विंग ए डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट। कोर्ट के थ्रू किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक कानूनी प्रोसेस होता है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स होता है एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल। पहले किया गया कार्य जिसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है और एक गाइड टू बी कंसीडर्ड इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, या फिर सेम सिचुएशंस में किसी को गाइडलाइंस देना। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए एक प्रेसिडेंट का आइडियल का वर्क करता है, वैसे ही जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स के लिए एक आइडियल का, एक एग्जाम्पल का वर्क करता है। मीन्स उनके जो लोअर कोर्ट होते हैं अपने से जो हायर कोर्ट होता है उनके पद चिन्हों पर कार्य करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। विटनेस, विटनेस होता है गवाही, ए पर्सन हु हैज़ पर्सनली सीन एन इवेंट, ए क्राइम, एन इंसिडेंट। गवाह, एक पर्सन जो पर्सनली किसी इवेंट को, किसी घटना को, किसी क्राइम को या एक्सीडेंट को होते हुए देखता है, उसे विटनेस कहा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक एंड फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट मी।